Assalamualaikum student. Today our topic is Planck's inception. Planck's inception is the most important topic. Planck's inception शुरू करने से पहले हम पार्ट 1 की तरफ जाते हैं, जो हमने पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का पार्ट 1 जो बनाया था, उसकी तरफ पहले जाते हैं। ब्लैक बॉडी क्या होता है हमने पढ़ा था। वो बॉडी जिसको जब हम हीट करते हैं तो वो अपने अंदर से क्या पास करती है, रेडिएशन को इमिट करती है। और वहीं पे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लैम्डा मैक्स का। लैम्डा मैक्स क्या होता है, वो वहाँ पे वेवलेंथ की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, वहाँ उसे क्या कहते हैं, लैम्डा मैक्स कहते हैं। अब लैम्डा मैक्स का मतलब ये नहीं है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे एनर्जी ज्यादा हो, इसको पढ़ेंगे हम। उससे पहले हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में क्या रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा था कि इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है लैम्डा के। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अब हमें देखना है कि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होगी तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो इस ग्राफ में देखते हैं जहाँ पे हमने लैम्डा मैक्स पढ़ा था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा है, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है लैम्डा मैक्स। अब इसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये देखिए ड्रा किया है। ये सबसे स्मॉल आदमी है, ये थोड़ा उससे फैट है, ये सबसे फैट है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम कैसे समझेंगे कि जो ये स्मॉल आदमी है, ठीक है, इसके पास एनर्जी होती है फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्योंकि ये स्मॉल है इससे, तो इसके पास एनर्जी भी कम होगी। और ये थोड़ा इससे बड़ा आदमी है तो इसके पास एनर्जी उससे ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल इसके पास एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो ज्यादा फैट है तो इसके पास एनर्जी भी ज्यादा होगी। ये क्या है, इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पे जो 4 को देखते हैं तो इसके पास कितनी एनर्जी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये है, यहाँ पे है 7 लैम्डा, 4 लैम्डा, और यहाँ पे है 2 लैम्डा। अगर अब देखा जाए तो वेवलेंथ क्या है, इसकी सबसे ज्यादा है, 7 है, ठीक है, लेकिन इसकी जो एनर्जी है कम है। इसकी वेवलेंथ 4 है तो इसकी जो एनर्जी है वो 4 है। अगर इसकी वेवलेंथ 2 है और इसकी एनर्जी क्या है, 6 है। क्यों? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शन है वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी। अच्छा, इसको मजीद देखते हैं। अब अगर देखते हैं कि ये 7 है और ये है 2, ये क्या है, 2, 7 है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, 7 है, इसकी इंटेंसिटी इतनी है, 4 है, इसकी इतनी है, और जो 2 है इसकी इतनी है। इसको ऐसे समझा जाए, ये जो 2 है ना, ये इंटेंसिटी का, पहले समझते हैं इंटेंसिटी का क्या मतलब है।
इंटेंसिटी का मतलब होता है, इंटेंसिटी मीन क्वांटिटी, इंटेंसिटी मीन क्वांटिटी, किसी भी चीज की मकदार को कहते हैं। अब यहाँ पे जो इंटेंसिटी 4 वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी ज्यादा है, तो समझ लो यहाँ पे जो बंदे हैं ना वो कितने हैं, 10 हैं। यहाँ पे बंदे 10 हैं। इस तरह के जो बंदे हैं वो कितने हैं, 10 बंदे हैं। इस तरह 7 वाले पॉइंट पे देखो, इसकी इंटेंसिटी 10 से कम है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सपोज करना है, यहाँ पे इस तरह के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले बंदे कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। और ये जो ट्यूब है इसकी इंटेंसिटी कम है, तो हमने सपोज करना है इस यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले बंदे कितने हैं, 3 हैं। कितने हैं, 3 हैं। अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ये 3 बंदे हैं और इनकी ये एनर्जी 6 3 18, 4 10 are 40, 4 2 are 8, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यहाँ पे एनर्जी इनकी इतनी आ गई। इंटेंसिटी के हिसाब से अगर देखें 4 वाले पॉइंट पे इसकी इंटेंसिटी इतनी थी, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी है, कितनी इमिट हो रही है, 40। अब इस पॉइंट को समझते हैं। लैम्डा मैक्स का मतलब ये नहीं है कि इस वाले पॉइंट पे एनर्जी ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये जो 40 इलेक्ट्रॉन आया है ना, इतनी ये जो एनर्जी है ना इस वाले पॉइंट पे इमिट होगी। 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इमिट होगी और 7 वाले पॉइंट पे 8 इलेक्ट्रॉन इमिट होगी और यहाँ पे 2 जहाँ पे वेवलेंथ है वहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। अब यहाँ पे वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है, एनर्जी ज्यादा है। इधर भी वेवलेंथ कम है, एनर्जी ज्यादा है, और वेवलेंथ कम है, एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। हमने देख लिया, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर हम इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमें प्लैंक्स इंसेप्शन को पढ़ने में थोड़ा मजा आएगा। तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शन है वेवलेंथ के। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। लैम्डा मैक्स का क्या मतलब है कि लैम्डा मैक्स का मतलब है कि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा नहीं है इस पॉइंट पे, लेकिन जो इस बॉडी से एनर्जी रेडिएट हो रही है ना, टोटल एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा है, ठीक है। टोटल एनर्जी इसकी क्या है, सबसे ज्यादा है। इस वाले पॉइंट पे एनर्जी इसकी ज्यादा नहीं है, लेकिन वो एनर्जी जो रेडिएट हो रही है बॉडी से, टोटल एनर्जी वो ज्यादा है। और एनर्जी का, इंटेंसिटी का एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है वो देखेंगे। I इज इक्वल टू रेडिएट एनर्जी एरिया पर यूनिट टाइम, इसको हम याद रखेंगे। अब हमने देखना है प्लैंक्स इंसेप्शन क्या होता है। प्लैंक्स इंसेप्शन में हमने पहले देखना है कि क्लासिकल और क्लासिकल थ्योरी क्या कहते हैं और एक्सपेरिमेंटल मेंटल थ्योरी क्या है इसकी। अच्छा, जो क्लासिकल थ्योरी है उसमें क्या कहते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वेवलेंथ डिक्रीज होगी और जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। जैसे जैसे हम टेम्परेचर थ्योरी है उस वो क्या कहती है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर
इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होगी, सिर्फ डिक्रीज होती है ना वेवलेंथ, और जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। ठीक है, अब पहले वाले कॉन्सेप्ट में हमने क्या ये पढ़ा था कि जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होगी, कि यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर इस तरफ से आएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी और जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कॉन्टिन्यूस पैटर्न। अब यहाँ पे क्या, अब पैटर्न क्या है, कॉन्टिन्यूस, पैटर्न क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, जो कि ये जो क्लासिकल थ्योरी क्या थी, गलत थी। एक्सपेरिमेंटल में क्या है, इसमें जो एनर्जी है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है, डिसकंटिन्यूअस पैटर्न है, और ये हमें एक्सप्लेन किसने किया था, मैक्स प्लैंक ने। यह है डिसकंटिन्यूअस, और ये हमें एक्सप्लेन किया की थी मैक्स प्लैंक ने। आगे अब हम इसको समझते हैं। डिसकंटिन्यूअस पैटर्न ऑफ एनर्जी हमें किसने बताया, मैक्स प्लैंक ने। मैक्स प्लैंक ने क्या कहा, जो ब्लैक बॉडी है उसमें से जो एनर्जी इमिट होती है वो वेव में नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूअस पैटर्न में इमिट होती है। अच्छा, ये हमें किसने बताया कि डिसकंटिन्यूअस पैटर्न में इमिट होती है ब्लैक बॉडी से रेडिएशन, मैक्स प्लैंक ने। मैक्स प्लैंक ने हमें क्या बताया कि जो एनर्जी इमिट होती है ब्लैक बॉडी से वो कौन से पैटर्न से इमिट होती है, डिसकंटिन्यूअस पैटर्न से। ये ब्लैक बॉडी है, इसमें से ये एनर्जी इमिट हो रही है वेव में। अब उसने ये हमें बताया कि इसमें जो एनर्जी है वो इमिट इस तरह नहीं होगी बल्कि किस तरह होगी, पैकेट्स की फॉर्म में। किस तरह होगी, पैकेट में, छोटे छोटे पैकेट्स की सूरत में इमिट होगी एनर्जी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैक्स प्लैंक ने जो बताया कि एनर्जी जो ब्लैक बॉडी से इमिट होगी वो छोटे छोटे पैकेट्स में होगी। पैकेट्स, ये क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, क्वांटा। क्या कहते हैं, क्वांटा। है ये क्या, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। दोबारा देखें, मैक्स प्लैंक ने हमें बताया कि ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन इमिट होती है, जब हम उसे ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन इमिट होती है जब हम उसे हीट करते हैं वो कौन से पैटर्न से इमिट हो रही है, डिसकंटिन्यूअस पैटर्न से, डिसकंटिन्यूअस पैटर्न से इमिट होती है। और वो क्या, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। किस तरह इमिट होती है, पैकेट्स की फॉर्म में। उन पैकेट्स को क्या बोलते हैं हम, क्वांटा। अब इसका रिलेशन देखते हैं, क्वांटा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ। अब इसको जब हम खत्म करते हैं तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू एच एफ। अब ये H है, H क्या है हमारे पास, H हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है H इज इक्वल टू 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻³ (3 4 जूल
सेकेंड। ये वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी छोटी है? 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ जूल सेकेंड। दोबारा देखें, हम मैक्स प्लैंक ने हमें बताया कि ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन इमिट होती है वो पैकेट्स की फॉर्म में इमिट होती है, वेव की फॉर्म में नहीं। इस तरह इमिट नहीं होती, बल्कि किस तरह होती है? पैकेट्स की फॉर्म में इमिट होती है। उसको क्या कहते हैं? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं क्वांटा। इसका रिलेशन है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। इसको खत्म करने के लिए हम =HF, और जो ये H है वो हमारे पास क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल सेकेंड। ये बहुत छोटी वैल्यू है। अब हम इसको देखेंगे कि ये कैसे है। आइंस्टाइन ने हमें आगे इसके बारे में, क्वांटा के बारे में क्या बताया वो अब देखते हैं। आइंस्टाइन ने हमें क्या बताया वो देखते हैं। मैक्स प्लैंक के बाद एक आ गए आइंस्टाइन। इन्होंने हमें क्या बताया? आइंस्टाइन ने हमें बताया जो क्वांटा होता है, जो क्वांटा होता है वो उसे क्या कहते हैं? फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन। और जो फोटोन होते हैं वो क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी। आइंस्टाइन ने क्या कहा कि जो क्वांटा होता है वो फोटोन कहते हैं उसे, और फोटोन पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। इसने ये बताया कि जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? क्वांटाइज्ड। एनर्जी क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है। और हमें ये बताया कि ये होते हैं इनडिविजिबल। अब इनडिविजिबल का मतलब है कि हम इसे काट नहीं सकते। एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, इनडिविजिबल होती है, ये हमें बताया। पहले हम देखते हैं कि ये जो फोटोन है, क्वांटा को इसने कहा है कि फोटोन होता है। फोटोन क्या है? फोटोन क्या है? फोटोन को देते हैं इसका जो रेस्ट मैस है। फोटोन का रेस्ट मैस क्या होता है? 0 होता है। फोटोन का मैस 0 होता है। क्या फोटोन का कोई चार्ज होता है? फोटोन का कोई चार्ज नहीं होता। तो फोटोन के पास क्या होता है? फोटोन के पास क्या होता है? एनर्जी होती है। फोटोन के पास एक ही चीज होती है, एनर्जी। अब पता चला हमें कि क्वांटा को उसने फोटोन कहा था, और फोटोन क्या था वो हमें पता चल गया। ना उसके पास मैस है, ना उसके पास कोई चार्ज है। फोटोन के पास क्या है? एनर्जी है। तो देखा कि फोटोन के पास ना मैस है, ना चार्ज है, एनर्जी है। अब हमने देखना है कि ये इनडिविजिबल का क्या मतलब है। एनर्जी जो क्वांटाइज्ड है इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं इनडिविजिबल का क्या मतलब है। कि इनडिविजिबल का मतलब है कि हम इसे काट नहीं सकते, हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। इनडिविजिबल का मतलब है हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। कैसे? जैसे कि ये एक बालून है, ठीक है, ये एक बालून है। अब इसमें क्या है? पानी है। क्या हम बालून को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि एक एप्पल है ना, एप्पल, ठीक है,
उसको जब हम काटेंगे वो तो डिवाइड हो जाता है दोनों हिस्सों में आसानी से, लेकिन जब ये एक बालून को जब हम काटेंगे नाइफ से तो वो तो बिखर जाएगा, इसमें से पानी अलग और वो अलग। ये मतलब जो डिवाइड का फार्मूला है, इंडिविजिबल मीन दैट के बालून को डिवाइड नहीं कर सकते ना, इसी तरह हम फिटोन को भी डिवाइड नहीं कर सकते। और जो एप्पल है उसको आसानी से हम काट सकते हैं, वो डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में। हम फोटोन को डिवाइड नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, ठीक है। अब हमने देखते हैं कि एनर्जी क्वांटाइज्ड कैसे है, ठीक है। एनर्जी क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है? एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, इसका क्या मतलब है? एनर्जी क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है? अच्छा, E इज इक्वल टू एच एफ, अभी हमने पढ़ा। ये जो फार्मूला है वो सिर्फ एक फिटोन के लिए था, ठीक है, एक फिटोन का। जब फ्रीक्वेंसी इसमें कांस्टेंट होगी, लेट्स सपोज इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट है। तो E इज इक्वल टू एन एच एफ, ये एक फिटोन था। अब यहाँ पे जब नंबर ऑफ फिटोन नंबर आ जाएंगे, n इज इक्वल टू होगा 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। तब क्या होगा? अब फॉर एग्जांपल E इज इक्वल टू एच एफ है, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है ना, तो इस पूरी की जो आ गई एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, ठीक है। अब अगर E इज इक्वल टू 2 एच एफ है और इस पूरे की एनर्जी आ गई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E इज इक्वल टू 3 एच एफ है, ठीक है। अब इसकी एनर्जी कितनी आ गई? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। अब आप देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन कहीं पे ये नहीं है कि 1.5 2.5 या 3.5, ये चीजें क्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एनर्जी क्वांटाइज्ड है, ठीक है। ना 1.5 होता है ना 2.5 होता है, ठीक है। ये नहीं है, या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, 1.5 नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा, 3.5 नहीं होगा। पॉइंट की फॉर्म में हो गई तो समझ लो हमने तो डिवाइड कर दिया। और आइंस्टाइन ने तो हमें यही कहा है कि इंडिविजिबल है, हम इसको क्या डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1.5 नहीं हो सकता, 2.5 नहीं हो सकता, 3.5 नहीं हो सकता, 4.5 नहीं हो सकता, अप टू सो ऑन पॉइंट में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये इनडिविजिबल है, हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हमने क्या है? फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे क्या रखा था हमने? कांस्टेंट रखा हुआ है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दें, कांस्टेंट ना रखें, तो हमने पढ़ा था अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज ही हो जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल E इज इक्वल टू एच एफ, ये एक फिटोन है, ठीक है। इस फिटोन की जो एनर्जी है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। ये जो एक फिटोन है ना, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। एक फिटोन है, इसकी एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे जो इसकी जो है क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फिटोन की एनर्जी, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है हमने। अगर अब हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज क्या है? E इज इक्वल टू 1 एच एफ, E is equal to 2HF, 3HF up to so on NHF। जब हम किसकी बात करें? बीम की, एक पूरे बीम की बात करें तो उसमें क्या होगा? अब इसकी क्या आएगी? 2 4
6 अप टू सून। अब हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे क्या आएगी 3, 5, 7 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि क्वांटाइज एनर्जी है, ठीक है। ये भी क्वांटाइज एनर्जी। इस फिटोन की अब आगे वैल्यू क्या आएगी 4, 6 और अप टू सून। एनर्जी की एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी की। कैसे? फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है और ये इसका रास्ता है, ये यहाँ पे स्टेप लेगा, यहाँ पे ये लेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं भी लेगा, ठीक है। तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बंदा है, अब यहाँ पे एक और बंदा है, ठीक है। उसके सामने क्या है? सीढ़ियाँ हैं। अब वो जब स्टेप लेगा तो यहाँ पहले सीढ़ी पे, फिर दूसरी सीढ़ी पे और फिर तीसरी सीढ़ी पे, इस तरह स्टेप लेगा ना, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह लेगा ना। ये तो सीढ़ी ये तो नहीं होती 1.5 सीढ़ी तो नहीं होगा लेगा, ठीक है। आधी सीढ़ी पे तो नहीं रखेगा, पहली सीढ़ी पे पॉइंट रखेगा, दूसरी पे या तीसरी पे। तो ये क्या है? क्वांटाइज्ड एनर्जी। ये क्या है? क्वांटाइज्ड एनर्जी, ठीक है। मोमेंटम मोमेंटम ऑफ फोटोन की, मोमेंटम ऑफ फोटोन की। एनर्जी, आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या है एनर्जी की? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर और E इज इक्वल टू hf मैक्स प्लैंक। अब इन दोनों को कंपेयर करके हमने मोमेंटम ऑफ फोटोन को ड्राइव करना है। m इज इक्वल टू c डॉट c, इस तरह लिख सकती हूँ ना मैं इसे। और यहाँ पे E इज इक्वल टू एच एफ। अब अगर हम इनको कंपेयर करें तो एम सी इज इक्वल टू एच एफ और डिवाइडेड बाय सी, ये वाला सी इधर आ गया, ठीक है। अब मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है? मोमेंटम किसके इक्वल है? P इज इक्वल टू एम वी के। अब फोटोन स्पीड ऑफ लाइट की वजह से की स्पीड से मूव करते हैं, तो मैं v की जगह क्या लिख सकती हूँ? p इज इक्वल टू एम सी। और फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। अभी मैंने कहा कि फोटोन मूव करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की वजह से, तो ये है c ओवर v की जगह क्या आएगा? c ओवर लैम्डा। अच्छा, तो इस वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे P इज इक्वल टू C ओवर C लैम्डा। C से C कैंसिल हो गया और इसकी इक्वेशन बन गई P इज इक्वल टू H लैम्डा। ये हमारे पास क्या आ गया? मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स। ये आपको इक्वेशन समझ आ गई होगी। H ओवर C और C ओवर लैम्डा। हमने कौन सी वाली इक्वेशन में पुट किया आपको पता है? इस वाली इक्वेशन में हमने पुट किया। देखिए ना, यहाँ पे क्या है? F है, ठीक है। और F कौन सा? ये वाला। अब ये आपको C ओवर लैम्डा आ रहा है ना नज़र, तो ये वाला F है, ठीक है।
और h ओवर c कौन सा, यही वाला h ओवर c ओवर लैम्डा, c से c कैंसिल, h ओवर लैम्डा आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। तो ये है मेगा एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रो वेव्स, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स, अच्छा रेडियो वेव्स की बात करें ना, इसमें जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, एनर्जी कम होती है। इस तरह ऊपर चलते जाएं। जो गैमा रेज है इसकी वेवलेंथ कम होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और एनर्जी भी ज़्यादा होती है। अच्छा, अब हम ये देखें, जो रेडियो वेव होते हैं ना उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, एनर्जी कम होती है, फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। ये तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, फ्रीक्वेंसी कम वेवलेंथ ज़्यादा, वेवलेंथ कम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का आपस में रिलेशन ये है कि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो एनर्जी इंक्रीज होगी, और एनर्जी इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। और इन वेव्स को जब हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो इनकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी, जो वेवलेंथ है वो कम होती जाएगी। देखो इस तरह मेगा वेव है ना, तो इसकी वेवलेंथ कम है। अब यहाँ माइक्रोवेव है, इसकी एनर्जी ज़्यादा, माइक्रोवेव इसकी भी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा एनर्जी, इसकी भी ज़्यादा और इसकी भी ज़्यादा, और फ्रीक्वेंसी भी इसकी ज़्यादा। इसकी वेवलेंथ कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर उससे कम, वेवलेंथ कम होगी इसकी। और अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ठीक है, समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे E इज इक्वल टू एच एफ है ना, तो एनर्जी इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। यहाँ पे एक और समझने वाली बात ये है कि जो मेगा रेज होती हैं, मेगा वे होती हैं, ये इसकी जो एनर्जी होती है 1 फोटोन, जो कितनी होती है, तकरीबन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल। और यहाँ पे अगर रेडियो वेव्स की बात करें, रेडियो वेव्स की जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है फॉर एग्जांपल 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इतनी कम होती है। अगर हमें अब गैमा से ना डिटेक्ट करने हैं, गैमा के सिग्नल, उसको किसी चीज़ पे इंटरेक्ट करके हमें देखना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह कितनी है फॉर एग्जांपल, तो हमें 1 फोटोन काफ़ी होगा, 1 फोटोन काफ़ी होगा इसकी एनर्जी वगैरह फाइंड करने के लिए, फ्रीक्वेंसी वगैरह। लेकिन यहाँ पे अगर रेडियो वेव की बात करें, अगर हमने इसका 1 फोटोन इंटरेक्ट करवाया तो वो बहुत कम है, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत कम है। हमें इसके क्या चाहिए होंगे, मिलियंस ऑफ फोटोन्स चाहिए होंगे इसकी एनर्जी फाइंड करने के लिए, इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल इसका क्या मतलब है, अब इसको समझते हैं। एक टेनिस बॉल है, ठीक है, अगर हम किसी को वो टेनिस बॉल मारें, ठीक है, अगले बंदे के लगेगी तो उसे पता चलेगा कि उसको चोट लगी है और उसे ज़्यादा चोट लगेगी एक बॉल से। और वहीं पे उसी बंदे को हम अगर रुई के एक गोले से मारें तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि लगा क्या है मुझे। बिल्कुल इसी तरह अगर वही मतलब रुई एक बॉल जितनी के बजाय हम उसे बहुत सारे बंडल की उसमें मारें उस बंदे को, तो उसे
तब पता चलेगा कि हाँ मुझे कुछ लगा है। और जो गैमा रेज है वो टेनिस बॉल के की एग्जांपल में ले लो, और जो रेडियो वेव है उसको रुई की बॉल के बराबर ले लो। तो ये बस आज के लिए इतना ही। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्लैंक सब्स्टिट्यूशन समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया या उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।